डाइपोल रेडियल, डाइपोल इक्विटोरियल और एक एंगुलर वाला भी किया हम लोगों ने। तो डाइपोल वाला एग्जाम्पल था। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो हम लोगों ने लाइन चार्ज के साइड में हम लोगों ने देख लिया है। फिर लाइन चार्ज से साइड से बेसिकली हट के जिसको हम लेटरल पोजीशन कह सकते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है, उसके लिए हम लोगों ने ई के फॉर्मूले लाए थे। वायर से अबे और वायर के पैरेलल दो कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। फिर हमने अल्फा बीटा रख के कुछ पर्टिकुलर आंसर निकाले। फिर हम लोगों ने सेक्टर रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग का लाया। फिर हमने रिंग की एक्सियल पोजीशन यानी रिंग की एक्सिस पे हमने ई लाया। फिर हम लोगों ने डिस्क की एक्सिस पे लाया, है ना। और फिर डिस्क में कैपिटल आर वेरी लार्ज रख के हमने एक लार्ज प्लेट की वजह से ई का फॉर्मूला लाया। और वो लार्ज प्लेट का फॉर्मूला किसी भी शेप की प्लेट के लिए काम करता है। क्या आया था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा शेल का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये सब डेरिवेशन स्टेप से आते हैं, जिनमें से ज्यादातर डेरिवेशन स्टेप हम लोगों ने स्किप किए हैं, है ना। तो इसके आगे जो रह गए थे वो कवर करते हैं हम लोग। शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शेल। जब भी मैं शेल कहता हूं मतलब उसमें केवल आउटर सरफेस पे चार्ज है, अंदर नहीं है। अभी क्या है कि एक और केस है कि अगर ये सेल ना होके सॉलिड हो, और उसमें हम चार्ज दे दें, तो वो चार्ज अल्टीमेटली सरफेस पे ही आता है। अगर सॉलिड है और कंडक्टिंग है, यानी ये स्फेरिकल शेल या हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में वो चार्ज हमेशा कहां रहेगा? आउटर में, शेल में रहेगा, यानी बाहर रहेगा। तो दोनों मामले एक ही जैसे डील होंगे। तो इसके वजह से हम लोग फील्ड लाना चाहते हैं, कहां लाना चाहते हैं? या तो हम शेल से बाहर लाना चाहेंगे, दो कैटेगरी बना सकते हैं, बाहर लाना चाहेंगे या अंदर लाना चाहेंगे। तो ये क्यू चार्ज और आर रेडियस का शेल है, बाहर के किसी पॉइंट पी और अंदर के किसी पॉइंट एम। बाहर का कोई पॉइंट पी है यार, पी बताने के लिए या तो कोई ऐसे लिखे एट पी आउटसाइड, या ऐसे भी लिख सकता है कि उसका डिस्टेंस, ये जो जनरल आर है वो कैपिटल आर से ज्यादा है। तो वो इंडिकेशन यही हो गया कि हम बाहर की बात कर रहे हैं, यानी जनरल डिस्टेंस कैपिटल आर से ज्यादा है, ऐसे हम इंडिकेट कर सकते हैं। और दूसरी बात हम किस पॉइंट के लिए करने वाले हैं? अंदर के बारे में, ठीक है। तो बाहर के लिए ई का फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे मानो सारा चार्ज सेंटर पे रखा हो, बस ऐसे याद रखना है। ऐसे होता है मानो सारा चार्ज कहाँ रखा है? सेंटर पे। यानी एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे होता तो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ई का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका भी वही होगा। दूसरा पॉइंट मैं अंदर कहीं ले लेता हूं, नाम बदल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एट एम इनसाइड, ठीक है। इस पॉइंट का नाम बदल देते हैं। किसी एम पॉइंट पे, अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ओके, अंदर एम पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है? अरे मतलब ई जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। इसके साथ साथ इसी का ग्राफ बनाने का भी फैशन है, मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाने का। तो इसी के नीचे जनरली ग्राफ बनाने का फैशन है, तो मैं ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूं। मुझे बताएं ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दो रीजन में सोचा जाएगा। सरफेस के अंदर के किसी टेस्ट चार्ज को क्या महसूस होगा और बाहर। तो सरफेस तक का डिस्कशन, यानी अंदर से लेके जीरो डिस्टेंस से, सेंटर से जीरो डिस्टेंस
से लेके कैपिटल आर यानी सरफेस तक का डिस्कशन यहां से होगा और बाहर का डिस्कशन यहां से होगा। तो बस हम उस पर नजर डालेंगे तो डिसीजन हो जाएगा, है ना। नोट करते जाएं और ग्राफ खुद ही बनाते जाएं क्योंकि सबको पता ही है ना, या डिसीजन लेने की कोशिश करें। ठीक, अब ठीक है। कहाँ है ग्राफ? मन में बना दो यार, इतना एग्जाम वाले सब चेक कर लेते हैं इस समय कौन आलस की मुद्रा में कौन एक्टिव है, इसलिए एक्टिव होके रहो। धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव होते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता हम कब अच्छी स्टेट में चले गए कब खराब स्टेट में चले गए। तो ऐसा कोशिश करो कि अच्छी स्टेट बनी रहे एग्जाम तक, ठीक है। तो दिखाए जरा, ये टच कर रहा है उस लाइन को कि नहीं कर रहा है, मैं बस ये देख रहा हूँ। नीचे नहीं टच कर रहा है, वो जो ये लाइन है यहाँ पे ये टच कर रहा है या इनफाइनाइट पे जा रहा है? यस, सरफेस के ठीक बाहर या सरफेस को छूता हुआ ई कहां से डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा। और उसकी डिस्टेंस जनरल आर ना होके अब हम पर्टिकुलर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। तो ठीक सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये ध्यान देने वाली बात है कि बाहर का डिस्कशन इस फॉर्मूले से हो रहा है, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह पर्टिकुलर कैपिटल आर रखेंगे। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई कम होता जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और जीरो से लेके अंदर तक के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। कितने बना ऐसा ग्राफ बनाया है, बात क्लियर है, ठीक है। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये ध्यान रखना है, ऐसा भी एक ऑप्शन होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे बढ़ जाए यार। ये उसी का डेरिवेशन है, शेल के अंदर और बाहर ये डेरिवेशन स्टेप्स है, ठीक है। शेल के अंदर बाहर ये भी उसी का डेरिवेशन है, ये भी उसी का है, ये रिजल्ट है। और रिजल्ट पता है क्या है आखिरी में, बाहर का के क्यू आर स्क्वायर और अंदर का जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग। अभी मैं कह रहा था अगर कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो हमने इस बार नॉन कंडक्टिंग साफ साफ लिखा है। अब हम पूरे वॉल्यूम में तरबूज के बीज की तरह जगह जगह चार्ज रख सकते हैं। हालांकि आजकल तरबूज अलग तरह के आने लगे, उसमें एक ही जगह सारे बीज मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सब जगह ये माना जा रहा है बाय डिफॉल्ट कि चार्ज कैसा है, कुछ ना बोला जाए तो हम यूनिफॉर्म मानते हैं, है ना। और तरबूज के बीज यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, बात क्लियर है। आजकल जो आते पहले आया करते तो उसमें हर जगह निकलते थे, अब पता नहीं क्या क्या हाइब्रिड प्रजातियां डेवलप करी जा रही हैं कि कई में तो बीज ही नहीं होते। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि अब ऐसे कुछ सीधे, लेकिन फिर अंदर से ये भी होता है कि नेचुरल नहीं है कुछ, है ना यार। क्या सही क्या है मतलब, नेचुरल माना जाए कि ना माना जाए? ठीक, नहीं मानेंगे, क्या करा जाए? तो यार ये पूरे वॉल्यूम में, जब मैं वॉल्यूम कह रहा हूं तो तुम्हें 3D में अंदर तक महसूस करना है, मटेरियल के अंदर तक चार्ज है। और मुद्दा वही है, हम बाहर के किसी पॉइंट पे और अंदर के किसी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, ई, है ना। अच्छा यार, आंसर लिखने का वैसे तो क्यू के टर्म में ही लिखने का फैशन चल रहा है, लेकिन यार इस केस में हम रो के टर्म में भी, अच्छा पिछले डिस्कशन में रो सिग्मा के टर्म में भी हो सकता था, क्या बताओ। ये फॉर्मूला हम सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सरफेस ऑब्जेक्ट है ना। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, शाम को बात करता हूँ।
Q बाई 4 पाई कौन सा R। तो जहां Q आया है वहां हम सिग्मा और R भी अपेयर करा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूले का लुक बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये बात तो यार वो स्किल है जो मैं डेवलप किया था एक दिन की, ये तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले के साथ हो सकता है, तो इस पे हम अपना ध्यान ना ही ले जाएं तो अच्छा है। खैर, लेकिन इसमें क्या है कि रो के टर्म में लिखने का फैशन चल रहा है, ठीक है। तो या तो हम क्यू के टर्म में बात कर सकते हैं या तो रो के टर्म में बात कर सकते हैं। अगर इसका टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस आर है तो रो और क्यू कैसे रिलेटेड होंगे भाई। रो होता है पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ तो हम रो को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4/3 πr³। जहां रो आए उधर ये लिख सकते हैं, जहां Q आए मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कहां फील्ड निकालना चाहते हैं हम लोग, बाहर के किसी पॉइंट P पे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हाँ एट P आउटसाइड, या हम और लिख सकते हैं कि इसका जनरल R कैपिटल R से ज्यादा है। और कहाँ निकालना चाहेंगे, अंदर के किसी पॉइंट पे, उसका नाम बदल देते हैं एट M इनसाइड, यानी अंदर के किसी पॉइंट पे, यहाँ पे उसका जनरल रेडियस कैपिटल R से कम है। तो इन दो जगहों पे हम फील्ड की बात करना चाहते हैं। बताए कोई बाहर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है कि ऐसा मानो कि सारा चार्ज सेंटर पे रखा है, ई का आंसर क्या होगा KQ/R²। क्या होगा KQ/R², सॉरी KQ/R²। ये जगह कुछ कम जस्टिफाइड है। बाहर के लिए ये होगा, अंदर के लिए किसी P पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, हाँ P पॉइंट पे अंदर फील्ड क्या होगी। तो यार इसको समझने का लॉजिक क्या है कि यार इस स्फीयर के बाहर ये जो रीजन है क्या ये शेल जैसा है। देखो यार ऐसी ऐसी बहुत सारी शेल हम बाहर सोच सकते हैं। और बताओ मैं कोई एक सेल ले लूं, बताओ ये सेल भले इसमें चार्ज है, अंदर फील्ड असर देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। दूसरा वाला भी नहीं देगा, तीसरा, यानी वो हर शेल जो इस पॉइंट के बाहर है वो अंदर असर नहीं देगा। अभी यही तो हमने पढ़ा कि शेल की वजह से अंदर फील्ड कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो यानी इस P पॉइंट के बाहर अगर हम बहुत सारी शेल सोचते हैं तो हर शेल 0 कंट्रीब्यूशन देगा, तो फिर देगा कौन, अंदर वाला, क्योंकि अंदर की वजह से फील्ड हमेशा होती है। यानी इस P पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो अंदर वाले चार्ज की वजह से आना चाहिए। बाहर की शेल क्या देंगी 0, तो अंदर वाले, तो यार अंदर वाला चार्ज तो हमें पता नहीं, हमें तो पूरा चार्ज पता है। तो यार पूरा चार्ज पता है, अंदर वाला चार्ज हम कैसे निकालेंगे, हाँ बताएं। यस या बिल्कुल, अंदर का चार्ज इसका Q' वो होगा रो, यानी पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज इनटू अंदर का वॉल्यूम। ये जनरल R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट माना है, तो जनरल R डिस्टेंस के अंदर, इतने के अंदर कितना वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है 4/3 πr³। अच्छा रो मैंने अभी लिखा था Q अपॉन 4/3 कैपिटल R³। देखो यार इतने वॉल्यूम में Q चार्ज था तो उससे हमने रो लिख दिया है। रिक्वायरमेंट है केवल इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो हमने उसके साथ उतना वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया है। ये रो हम यहां रख सकते हैं, चलो बाद में रख देंगे। तो यार कुल मिला के अंदर के लिए जब मुझे E निकालना है तो वो होगा KQ इनसाइड अपॉन स्मॉल r²। ये बात समझने की जरूरत, इनसाइड मतलब जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वहां एक घेरा बनाए, उसके अंदर वाला चार्ज। बात क्लियर है। और वो Q निकालने का मेथड भी डिस्कस हो चुका है, क्या है, क्या है, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। ये अच्छा ये बताओ, ये जो M पॉइंट है ये एक जनरल पॉइंट है, अंदर कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम उसको जनरल रेडियस स्मॉल r लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर का तो वॉल्यूम लेना है तो हम स्मॉल r लेंगे। और यहां भी KQ इनसाइड, यानी इतने का चार्ज और इसी के ठीक बाहर तो फील्ड लाना है, तो डिस्टेंस भी वही ली जाएगी। यानी यहां भी स्मॉल r है, वहां भी, यार ये r² इससे कट जाएगा, है ना,
तो ये एक लुक आएगा जो एक्चुअली के रखने के बाद याद रखते हैं लोग, उसी लुक में लिख देता हूं। के की जगह क्या लिखते हैं हमेशा, 1/4 पाई एप्सिलॉन रो इंटू 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई कैंसिल, तो ये क्या आएगा, रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। ये इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला है। अब मैंने कहा कि यार कई बार दूसरे लुक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस केस में कम से कम वो दूसरा लुक भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं रो की जगह क्या अपियर करा सकता हूं, अरे रो की जगह ये अपियर कराने के बाद ये फॉर्मूला, बल्कि यहां नहीं, मैं इधर ही अपियर करा देता हूं, इस फॉर्मूले पे ई का मैं नया लुक ला देता हूं। के था, रो की जगह क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, नहीं, अच्छा एक आर स्क्वायर तो कट ही गया था ना, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई पूरा उड़ गया, तो ई का आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर। तो यार ये एक लुक है, ये दूसरा लुक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं और दोनों से ही मैसेज मिल रहा है कि इतनी चीज फिक्स है, नहीं, ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यार जितना मैथमेटिकल काम था मैंने बता दिया है। क्या इसी स्फीयर के नीचे ग्राफ बना पाएंगे, नोट करना है और ग्राफ बनाना है जितना रिक्वायर्ड हो। ग्राफ में बाहर का डिसीजन यहां से लेना है, यार इतना डिस्कशन बाहर का है और बाकी सारा डिस्कशन कहाँ का है, अंदर का। तो यार डिसीजन लेना ज्यादा अच्छा है बजाय कि हम कोई रिजल्ट याद रखें। याद रहता है अच्छी बात है, बट डिसीजन लेना तो सीखना ही चाहिए। तो यार अंदर का डिसीजन लेने के लिए हमें कहाँ देखना है, मतलब हमें यही सीखना है कि हमें देखना कहाँ है, कहाँ देखना है ना। और बाहर का डिसीजन लेने के लिए हमें वहां देखना है, तो हमें अपने आप जवाब मिल जाएंगे ग्राफ कैसा होगा। कैसा होगा, फर्स्ट क्लास, सेकेंड। इतना साइलेंट क्यों रहते हो कि मुझे याद ही नहीं कि 3 क्लास लगातार आ रहे हो। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 3 ही क्लास हुई है, लगातार आ रहे हो यार। कुछ किया करो ऐसा कि नोटिस किया जाए कि दुनिया जो है किसी को याद नहीं रखती, बहुत जालिम है। मैं नहीं हूं भाई, पूरी दुनिया ऐसी है, पूरी दुनिया ऐसी है, मैं क्या करूं, थोड़ा बहुत मैं भी हो गया हूं। ये क्लियर है भाई। तो बस रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना जानकारी में क्या दिक्कत है यार। कल को क्वेश्चन में तुमसे यही पूछ दिया जाए कि इस एम पॉइंट की रेडियस के अंदर का चार्ज बताओ, तो यार इतनी स्किल तो आना ही चाहिए। हटा दे भाई। ग्राफ कैसा बनेगा यार, अंदर में क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स वाला रिलेशन है, तो ओरिजिन से जाती हुई पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी, है ना, ऐसा ग्राफ। और बाहर के लिए बात क्लियर है। अच्छा, इस जगह पे ठीक अंदर और ठीक बाहर, या ठीक अंदर मतलब स्मॉल आर की जगह क्या डालोगे, कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बाहर मतलब इस फॉर्मूले से स्मॉल आर की जगह क्या डालोगे, कैपिटल आर, तो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी ये बात हमें समझ में आती है कि ठीक अंदर वाले फॉर्मूले से जो हाइट आती है और ठीक बाहर वाले से जो हाइट आती है कैपिटल आर पे, वो सेम आती है, यानी ग्राफ वहीं से नीचे गिरा देना है। बात क्लियर है। यहां भी इनफाइनाइट कहीं नहीं गया है। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने लगभग सारे फॉर्मूले कंटिन्यूअस 4 सिस्टम के पढ़ लिए हैं जो फैशन में चल रहे हैं। मैंने एक वो हल्का हल्का सा फीलिंग वाला बनाया होगा, ये इसमें सब है यार, हल्का हल्का सा फीलिंग आ रहा है। हाँ इसीलिए क्लियर नहीं रहता कि हमने यहाँ क्लियर देखा है तब याद आया
फिर थोड़ा कम क्लियर देखे तो भी याद आ जाए, दैट मीन्स कि पक्का हो गया। ये प्लान है यार, तुम्हें लगा होगा कि ये गलती से हुआ है। दिस इज प्लान। हाँ, कि हमें अगर भाई एक बात तुम्हें ऐसी भी स्थिति लाना है कि बिना देखे भी सब कुछ याद आ जाए, तो बिना देखने से पहले कम देखना शुरू होना चाहिए, फुल देखना। यस, तो उसकी आदत डलवाई जा रही कि तुम धीरे धीरे देखने से ध्यान ही हटा दो। अच्छा, वहां कहीं हेडिंग नहीं पड़ी है, यहाँ सब जगह हेडिंग भी पड़ी थी, तो पहले हेडिंग कम करी, बस अब केवल वो फील बचा है कि अच्छा एक्सीएल है। ये है धीरे धीरे मतलब मदद हटाई जा रही है। ये मतलब स्ट्रेटजी है। तुम्हें लगा होगा कि ये गलती से इतना, बीच में ये एसी खराब हुआ था, तुम्हें लगा होगा खराब हो गया, मुझे बाद में पता चला कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर में तुम्हें एसी तो मिलना नहीं है, तो तुम्हारी आदत होना चाहिए। अब यार क्या पता कि इतना गर्म मिल जाए कि ऊपर छत तपने वाला, तो तुम्हारी आदत होना चाहिए बैठने की। तो उस दिन फिर मेरा डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट से कि ये क्यों बंद रहता है, तो उन्होंने बोला इसलिए बंद रहता है ताकि बच्चों की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो सके हर माहौल में एग्जामिनेशन देने की। ऐसा किस सेंटर में होगा? ये कराया जा सकता है, ऊपर लीकेज करा के थोड़ा थोड़ा पानी डलवा दिया। तो अभी हम लोग इस पे रिसर्च पे बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कब क्या करना है। बात समझ रहे, एक दिन माइक खराब करवाया था हम लोगों ने। दैट इज अ प्लान। ये स्ट्रेटजी है, मतलब कोई भी वीकनेस होती है तो इसको मैं इसी तरह से पेश करता हूँ ताकि स्ट्रेंथ नजर आए। तो यार हमने इतने सारे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूले देखे हैं, और सारे फॉर्मूले आते हुए भी कई बार हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो पूछने वाला कुछ अलग अंदाज में पूछ सकता है। बात समझ रहे हैं? क्या हम लोगों ने ऐसा रॉड लिया था जिसमें लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी और एल उसकी लेंथ होती थी, उसके साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। कोई मुझे बताएगा कितना होता था? जो भी होता था के क्यू अपॉन डी, डी प्लस एल, ठीक है, वो फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं, ये पूछा कि ऐसा एक रॉड रखा है एल लेंथ का, उससे डी दूरी कोई पी पॉइंट है ना, ये रॉड 45 डिग्री पे रखा था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ। तो वही रहेगा बस। बात समझ गए? अरे यार ई का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या है? के क्यू अपॉन डी, डी प्लस एल। लेकिन अब हमें बस क्या और कर देना है, उसको आई कैप जे कैप में कर देना है, यानी ई कॉस 45 आई, ई साइन 45 जे। बात समझ गया यार? यानी और ई उठा के यहां, तो एक नए लुक में, यानी चीज वही है, पैकेट बदल दिया। बात समझ रहा है ना? तो अब कोई ये भी नहीं कहेगा कि ये तो बहुत रूटीन आ गया, क्योंकि थोड़ा सा बदल दिया गया। अभी क्या 45 डिग्री हर बार हुआ, ऐसा भी नहीं है, तो बस थोड़ी थोड़ी पैकेजिंग बदल के ऐसे जाने कितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। और अभी मैंने रॉड से क्रिएट किया है, सोचो जितने चार सिस्टम हमने पढ़े हैं सबका पोजीशनिंग बदल के हम उसको वेक्टर में पूछ सकते हैं कि नहीं? तो सोचो यार 40-50 क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए, 2-3 यही है नहीं यार? ऐसे ही हम लोग पूरे 2-3 महीने में 8-10 हजार क्वेश्चन कवर करेंगे थॉट के जरिए। यार थॉट अगर बड़ा है तो फिजिक्स बहुत छोटी है, वरना फिर यार हर जो हमने अभी केस पढ़ा है उनमें बस उसको पॉइंट तय करना पड़ेगा कि कहां निकालना है, तो उसको वेक्टर लुक में पूछा जा सकता है कि नहीं? तो 3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए था, आसान वाला अपने लिए, बाकी दोनों का वेक्टर आंसर तुम लोग बताओगे। कहां बताना है? सेंटर यानी ये ओरिजिन पे, और यहाँ ओरिजिन पे। ये ओरिजिन इसका सेंटर भी है, ठीक है, और इसकी रेडियस में आर ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने सारे एग्जाम्पल लाइन चार्ज के लिए हैं, अभी होने को बहुत कुछ हो सकता है, इतने में तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ये मैं और बढ़ा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बताना है, EFI वेक्टर। एक्चुअली क्या है, जब क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव आता है तो 4 ऑप्शन से हमें पता चल जाता है कि स्केलर आंसर देना है, या तो ये ना भी लिखे ना, वेक्टर ना भी लिखे तो हमें ऑप्शन में वेक्टर आंसर हो सकते हैं। हर वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर आंसर हो सकता है या वेक्टर आंसर हो सकता है। तो IJ में आंसर देना है, बेसिकली यूनिट वेक्टर नोटेशन। कहां से शुरू करना चाहेंगे? लेमडा दिया है,
एल दिया है तो समझ जाओ ये कोऑर्डिनेट नहीं है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और एल इस रॉड की लेंथ है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में अगर तुम फील कर पा रहे हो तो 4 आंसर में हो सकता है 2 तो ऐसे ही खत्म हो जाए साइन देख के। क्या इतना तय कर पा रहे हो कि इस रॉड की वजह से यहाँ जो फील्ड आएगी वो कहाँ की तरफ आएगी, ऐसे आएगी, यानी पीछे और नीचे, यानी जो भी आंसर होगा वो माइनस आई में और माइनस जे में होगा। तो इतना देख के हम 1-2 आंसर रिजेक्ट कर सकते हैं, या कई बार हो सकता है एक ही मिल जाए, सीधे मिल जाए, है ना। अच्छा, इसका आंसर बीचों बीच आएगा, प्लस आई में और माइनस जे में। बस अभी मैं ये तय कर रहा हूं कि किस लुक में आएगा। बिल्कुल, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सिमेट्रिक है तो सेम रहेगा। तो इन सब चीजों से भी हमें अंदाजा पहले से लग जाता है कि कौन बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर हमें कभी बार 2 में लगने लगे कि ये इन दोनों में से हो सकता है और टाइम कम हो, तो छोड़ना चाहिए या करना चाहिए। जैसे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, सोचो तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन ऐसे जिनमें 2-2 में कंफ्यूजन है, तुम श्योर हो कि इन 2 के अलावा हो ही नहीं सकता, तो वो 5 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मान लिया हमारा किस्मत न्यूट्रल है, तो 2.5 क्वेश्चन सही होगा, 2.5 कुछ होता नहीं। खराब है तो 2 क्वेश्चन, इतनी भी खराब है, यस, एक सही हो जाए तो भी सब बराबर है, और उससे खराब है तो ऐसे भी कुछ नहीं होना है, मतलब फिर तो ट्राई करना ही चाहिए, मतलब तो इसका मतलब ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 भी सही हो गए तो 8 नंबर प्लस के और 3 नंबर माइनस के 5 का फायदा होगा। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक नियम बताऊं कि जैसे तुम लोग क्या करते हो कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं दोनों में है, फिर तुम्हें डाउट है कि इन 2 में से कौन है, हमें क्लियर समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, उसमें फील करते हो और फिर टिक करते हो। जब डाउट हो और तुम्हें ना आइडिया लग रहा है तब तो करो, तो फिर उसमें फील नहीं करना चाहिए, फिर एक रूल बनाना चाहिए, कोई रूल बनाना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, हम एक रूल बना ले, अर्लियर वन मतलब कि बी और सी में बी, ए और डी में ए, अर्लियर वन, या लेटर वन बना ले, यानी सी और डी में डी, ऐसा कुछ एक रूल बना ले और 5 आंसर उसी रूल के हिसाब से टिक करें, तो संभावना होगी कि आधे सही हो जाए। हाँ, प्रोबेबिलिटी 50% है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो हम बेसिकली फील करते हैं, तो हम उस क्वेश्चन क्रिएट करने वाले के ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो समझता है कि फीलिंग पे कोई क्या टिक करेगा, इसलिए हम उसके ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। तो ऐसे केस में हम आंख बंद कर लें और बस ये सोचे अर्लियर वन या लेटर वन का रूल बनाए, और वही रूल, एक ही रूल से चलोगे ना तो 50% चांसेस होते हैं करने के। एक और मैं तुक्के का रूल बताता हूं, तो बात चली है तो फिर दूर तक जाना चाहिए। रूल ये है कि जनरली किसी एग्जाम में ऐसा किया जाता है, तुम देखना कई बार के पेपर उठा के देखना कि अगर 45 क्वेश्चन हैं तो सारे आंसर के बराबर बराबर वेटेज होते हैं, यानी 11 ए होंगे तो 11 बी होंगे तो 11 सी होंगे तो 11 या 12 डी होंगे, यानी 50 में कुछ मान के चलो 12 चौको 48, तो 12 सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई तुक्केबाज फायदा ना उठा ले उसका, तो सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखा जाता है। ठीक है, मान लिया हमने यार 45 का पेपर आया, मान लिया अभी 45 वाला चलता था पहले, पिछले साल तक, और 45 में से हम मान लिया 35 कर चुके हैं, 10 बकाया है, तो हमने 35 में अपने आंसर पे एक सरसरी नजर डाली और हमें पता चला कि यार ए ऑप्शन तो 3 ही डिस्कवर हुए अब तक, ए तो 3 ही आए हैं, तो इसका मतलब ज्यादातर ए वाले अभी बाकी हैं, सब में ये रख दो, बिना सोचे। क्यों, अब या तो टाइम है तो फिर करो यार, मैं तब कब रूल बता रहा हूं जब तुम कर भी नहीं पा रहे हो और खाली बैठे हो, तो पूरे
13 में ए भर दो तो ये गारंटी है कि 8 कम से कम सही हो जाएंगे, 5 सही हो गए तो भी फायदे में रहेंगे, छोड़ने से तो कम से कम अच्छा है। तो एक सरसरी निगाह डालना चाहिए यार क्या सबसे कम आया है। और वर्स्ट केस में क्या होगा यार कि अगर तुमने 6 टिक किए हैं या 8 टिक किए हैं तो 2 सही हो जाएंगे भाई, 1/4 तो सही होना ही चाहिए अगर तुमने, लेकिन वो भी रूल के हिसाब से। रूल मैंने बताया ना क्या, जो सबसे कम डिस्कवर हुए हैं उन्हीं को सब में, इसका मतलब अब ये डिपेंड करता है अगर तुम्हारे 35 में ही सब इनएक्यूरेट है तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा। बात समझ रहा है? तो अगर कोई एक्यूरेट है और 35 में काफी हद तक सही निकाले और 3 ही 4 ए निकले हैं या कोई भी ऑप्शन जो सबसे कम है तो सारे आंसर वही भर दो, ज्यादा सही निकलेंगे। ठीक है, छोड़ने से अच्छा है। तो अभी हम लोग नॉलेज गेन कर लेते हैं क्योंकि इसके भरोसे नहीं जाना है, ये आखिरी भरोसा इसी से किया जाएगा। हाँ भाई, तो यार ई का मैग्नीट्यूड आ जाए तो बस हम वही कर देंगे यार, ई कॉस थीटा आई कैप पीछे की तरफ और ई साइन थीटा जे कैप। लेकिन ई का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें? हाँ, कितने लोगों ने ई का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है? लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। आर कितना? पक्का? हाँ हाँ ठीक है, ठीक। कितने लोग का आ गया है ई का आंसर? ई कितने लोग, ई आएगा तभी तो यार ई कॉस 45 और ई साइन 45 लिखोगे यार। यार इतना तो पक्का है कि बीचों बीच लाइन में होगा, ये 45 होगा तो ई कॉस 45 पीछे, ई साइन 45। लेकिन ई कितना वो होगा रॉड की वजह से, यार रॉड की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यार ये रॉड की वो पोजीशन है, जैसे ऐसा रॉड होता है, यहां की पोजीशन बीचों बीच वाली पोजीशन है। तो क्या हमें अल्फा और बीटा पता करना पड़ते थे? तो यार इसका एक एंड का अल्फा और दूसरे एंड का बीटा, यहां से देखो यार ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। तो यार ई पहली बात तो ई पैरेलल 0 आएगा, सिमेट्रिक है तो ई पैरेलल क्या आएगा 0। ई परपेंडिकुलर हमें अकेले लाना था और वो आएगा के लेमडा बाई डी। यार अब डी डिस्टेंस मतलब ये डी डिस्टेंस है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी और ये लेंथ l/2 है। यार l कैसे यार, ये कितना है तो ये भी कितना होगा, यही लिख किया था। तो d की जगह क्या आएगा l/2 और फिर क्या होता था और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यानी साइन 45 का डबल। ठीक है, ये ई जो भी आएगा वो उठा के हमें यहां और यहां रखना है तो एक नया लुक आएगा, वो आंसर देना है। कितने लोगों ने यही किया था? बात क्लियर है? कर ले जाएंगे या मुझे पूरा लिखना है? तो क्या यहां भी कर लेंगे? ये बल्कि उससे आसानी हो गया यार। तो कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करो, मुझे पता नहीं चलता कई बार कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो जल्दी बढ़ गया या स्लो बढ़ गया। ये समझ आ गया बेटा? पक्का? ठीक। हाँ भाई, कोई दिक्कत है यार? इसमें क्या है, फिर से लेमडा और आर दिया है, रिंग ये क्वार्टर रिंग है, तो यार हम लोगों ने एक सेक्टर रिंग वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वही इसके काम का होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बीचों बीच वाली लाइन में आता है, इसका मतलब ये पूरा 90 है तो इसका मतलब आधा एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा 45। तो यहां पे भी वही करना है, ई कॉस 45 आगे यानी प्लस और ई साइन 45 नीचे, ई कॉस 45 आगे और ई साइन 45 नीचे। बस अब ई सोचना है। तो बता यार ई कैसे? यार यही तो हमने सीखा ही है, ई का फॉर्मूला क्या होता था 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा कितना। यार ये पूरा सेक्टर कितने एंगल का है, ये पूरा सेक्टर 90 का, तो यहां आएगा 90 बाई ये वाला ई यहां यूज करना है तो एक लुक आएगा अगली लाइन में, वो आंसर है। क्लियर है? तो यार ये अभी मैंने
उन्हीं शेप में से कुछ शेप उठाए हैं जिनका वेक्टर आंसर मैं पूछ रहा हूं और उनका स्केलर आंसर हम पहले से जानते हैं, है ना। आई मीन वैल्यू हम मैग्नीट्यूड पहले से जानते हैं, अब हमने उसका क्या वेक्टर लुक। तो ये तो कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ये चीज हो सकती है। पूरी फिजिक्स में जब जब वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो उसका हम वेक्टर आंसर तो पूछ ही सकते हैं। क्लियर है। तो अभी यार ये डिस्कशन थोड़ा और लेंदी किया जा सकता है अगर मैं सिंगल स्ट्रक्चर ना करके कॉम्बिनेशनल स्ट्रक्चर कर दूं। कॉम्बिनेशनल स्ट्रक्चर से मतलब है मेरा कि दो कंटिन्यूअस मास बॉडीज को यूज कर लिया जाए। जैसे देखो यार, यहाँ पे एक से ज्यादा रॉड यूज हुए हैं, यहाँ एक सेमी सर्कुलर रिंग यूज हुई है और एक रॉड यूज हुआ है ना। यहाँ पर दो प्लेट यूज हुई हैं, ठीक है। तो एक एक करके तुम ही लोग बताओगे। सोचो यहाँ प्लस चार्ज है और ये बहुत करीब का पॉइंट है, इनके बीच का डी टेंडिंग टू जीरो ना के बराबर है, डी बहुत कम है। और ये यार लाइन नहीं है, ये क्या है, प्लेट है। ये एक्चुअली में प्लेट है, ऐसी प्लेट है, लेकिन मैं साइड से दिखा रहा हूं तो तुम्हें लाइन नजर आ रहा होगा। ऐसी प्लेट है, यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है। तो मुझे बताएं, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां एक ई आएगा, राइट। और वो ई हम लोगों ने पढ़ा है कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इस निगेटिव की वजह से भी इधर ही आएगा। तो क्या इसका डबल हो गया यार, कितना आ गया ई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये कॉम्बिनेशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसका हम सिग्मा ये निकाल सकते हैं। अब यार जरूरी नहीं कि इसका सिग्मा दिया हो सकता है क्यू दिया हो, तब यार क्यू दिया हो और एरिया दिया हो, तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए। यार ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो काम आ सकता है। यार ये एक तीन रॉड है, प्लेट नहीं है भाई, ये तीन। अच्छा प्लेट हो तो बताओ नेट फील्ड कहाँ आएगी, प्लेट भी हो तो हम बात कर ही सकते हैं, राइट आएगी। रॉड है अगर ये तीन, हाँ सब में लेमडा है, सब में लेमडा है और सबकी लेंथ लेटर से एल है। और इसके बीचों बीच ये अगर मैं इसको परफेक्ट शेप बना दूं तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। बात समझ गया यार। इसकी वजह से नीचे आएगा, सिमेट्रिक शेप है, इसकी वजह से ऊपर आएगा तो खाली इसकी वजह से आएगा, है ना। और कितना आएगा, हम एंगल अगर तय कर पाएंगे अल्फा बीटा, और ये लेंथ दिया है मान लिया, तो डिस्टेंस तय कर पाएंगे, एंगल तय कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा। बस इसी की वजह से बचेगा। तो यार इसके लिए तो हमने फाइनाइट वाला डिस्कशन किया ही है। क्या डायग्राम बना ले, जल्दी से लिखी दे यार, जितनी देर में तुम लोग अंदाजा मार रहे हो। तो इसके सेंटर पे निकाल पाएंगे यार, ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट रॉड है। ये इनफाइनाइट नहीं बल्कि मुझे सेमी इनफाइनाइट कहना चाहिए, है ना। यहां इनफाइनाइट है और यहां उसका एंड नजर आ रहा है। और हमें कहां फील्ड लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी बताना है। तो यार यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी बताना है, और यहां भी EFI एट सी बताना है। हम्म। इस फॉर्मूले में यार के लेमडा बाई डी होता था ना। अच्छा डी ऊपर चला गया है, टू ऊपर चला गया। ये ऐसे ही याद कर रखा है, के टर्म में नहीं याद किया है।
चलो ठीक, कोई बात नहीं, जैसे याद है वैसे ही करो, लेकिन आंसर अगर के में मिल गया तब बदल लेना। ठीक। इसका क्या रहा है, किसी को 4 देख रहा था। रॉड की वजह से फॉर्मूला होता था के लेमडा बाई डी, है ना, फिर साइन अल्फा 45, साइन बीटा 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 साइन 45 2/√2, और डी की जो है कितना L/2, तो ये 4 आ गया ना यार। अच्छा उसको सॉल्व कर दिया है, तो ये आ गया 4 k लेमडा बाई L√2। ऐसा भी आंसर हो सकता है, और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला कितने लोग आ गया। हाँ रॉड है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। और ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। इसकी वजह से थोड़ा सा रह गया यार, दोनों लोग एक ही जगह पड़े हो क्या है, एक जैसी गलती क्यों कर रहे हैं। एनीवन एल्स। एक एंगल 45 है और एक 90 ना। हम्म। क्या दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे क्या, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या। सोच लो यार आराम से, जल्दीबाजी नहीं करें। यस, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी बात। और कोई दिखाना चाहेगा, आ गया। सेम सेम चीज, वही मतलब एक्सपेक्टेड गलती है, क्योंकि ये गलती मैं कई बार करा चुका हूँ। मुझे पता रहता है कि इतनी देर के बाद लोग भूल ही जाते हैं ओरिजिनल बात। भाई ये बताओ कि ये इनफाइनाइट है या सेमी इनफाइनाइट है। तो यार इसके एक एंड का एंगल तो 90 है माना, दूसरे एंड का एंगल कितना है, पहली बात। और जब ऐसा है तो ये एक सिमेट्रिक लोकेशन नहीं है। इस केस में ई परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और ई पैरेलल भी तो आएगा, उसको कैसे भूल सकते हो यार। इस रॉड का 2 कंपोनेंट होता था, एक ही परपेंडिकुलर दूर हटाने वाला और एक उसके पैरेलल। अच्छा वो पैरेलल इस तरफ क्यों आएगा यार, इतनी समझदारी सबके होना चाहिए कि इन सारे वेक्टर्स का जो नेट कंपोनेंट्स आएंगे वो इधर और ऊपर देंगे, तो ये पैरेलल आएगा। ये तो हो गया केवल रॉड का। अब कौन बचा, अब रिंग बचा। तो यार इस रिंग की वजह से राइट आएगा यार, ये ई रिंग की वजह से है, और ये दोनों लाल वाले किसकी वजह से है, ज्यादातर लोगों ने ये वाला गायब कर दिया, ये कॉमन पैटर्न है। तो यार ई रिंग की वजह से होता था 2k लेमडा बाई आर, और ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल अलग से सोच लो। ई परपेंडिकुलर होगा k लेमडा बाई डिस्टेंस। अच्छा यार डिस्टेंस ये आर ही है, और साइन 0 प्लस साइन 90, ये ई परपेंडिकुलर आएगा। और ई पैरेलल k लेमडा बाई आर कॉस 0 माइनस कॉस 90। मर्जी थी मेरी किसी से किसी को घटा दिया, हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव ही लाना है यार, मकसद है। डायरेक्शन तो हमने खुद ही तय कर ली, क्या इसमें कोई गड़बड़ हो सकता है क्या, है ना। तो ये आ गया k लेमडा बाई आर, ये आ गया k लेमडा बाई आर।
और ये है 2k लेमडा बाई आर, ये आ गया k लेमडा बाई आर, ये भी आ गया k लेमडा बाई आर, ये है 2k लेमडा बाई आर। तो यार यहाँ नेट कितना बचेगा, k लेमडा बाई आर और एक कितना k लेमडा बाई आर, तो इन दोनों का वेक्टर सम √2 टाइम्स, अगर मैं इसको ई कह दूं तो √2 टाइम्स ई हो जाएगा। कितने लोगों ने एंड तक यही किया था मेरे से पहले, ठीक है, गलती सुधारी उसके बाद, दिखाया नहीं बुला के, समझ गया यार। तो थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जब सिचुएशन में दे रहा हूं तो केवल इसीलिए कि तुम लोग रिएक्ट करने की आदत और अपने आप को एक्टिव बनाए रखो। मेन बात है कि हम लोग क्या है, एग्जाम आते आते ही बहुत सारे जम्पशन मान लेते हैं और फिर सोचते हैं ये तो आता ही, ऐसे नहीं यार, अपने आप को उतना अलर्ट रखो जितना वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पता होता है, याद दिलाने पे आया तो क्या, एग्जामिनेशन से बाहर पता चला कि ये सब है तो फिर क्या फायदा। हटा दे भाई। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग सो के जाग गए, तो क्या सब लोग बराबर जागते हैं, मेरा क्वेश्चन है। सब लोग बराबर नहीं जागते, कोई कम जागता है और कोई, बोलते कॉन्शियस लेवल, उसी को इंक्रीज करना है, वो चेक किया जाता है। भाई जो सिली मिस्टेक, छोटी भी गलतियां या किसी से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, वो इसी कॉन्शियसनेस की वजह से होती हैं। हम डेली जब जागते हैं तो डेली बराबर नहीं जागते हैं, बात समझ रहे हो, किसी दिन थोड़ा कम, किसी दिन थोड़ा, कभी कभी लगता है हम बहुत एक्टिव हैं। बायोलॉजी में उसका कारण भी बताया जाता है, मैं सुन रहा था किसी दिन, कुछ होता है ना कि अंदर से नहीं होता, किसी दिन ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो मतलब कॉन्शियसनेस। तो हम कोशिश करें कि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा, लेवल की बात चल रही है, कॉन्शियसनेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। हाँ कॉफी, तो वहां पे यार शायद हो सकता है ऐसा सेंटर मिले जहाँ कॉफी सर्व ना किए जाए। अच्छा कहीं नहीं दी जाती, 5 घंटे क्यों, 3 घंटे के एग्जाम, फिर तो यार आखिरी आधे घंटे भूख लगी आती होगी। तो तुम लोग फिर इसका मतलब 1 हफ्ते पहले से ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए थी, ऐसी करना चाहिए कि उस 5 घंटे कुछ ना लो, हाँ मतलब भूखा रखने के, ये उसका इफेक्ट तो होता होगा। मेरा मतलब मानना है कि ठीक है भूख नहीं लगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं असर तो नहीं कर रहा है हमारी, हमारे मतलब कैपेबिलिटी को असर ना करे तो फिर ठीक है। ये किसका पेन है यार, ये पावर पॉइंट का पेन है क्या। ये एक फॉर्मूला अक्सर आकाश आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो पूछ लिया जाता है, फैशन में चल नहीं रहा नीट के, क्या है कि अगर ये सब तरबूज के बीच की तरह पूरे स्फीयर में चार्ज है, पूरे स्फीयर में चार्ज है, इसका रेडियस कुछ r1 है, इसका रेडियस कुछ r2 है, और यहाँ r2 रेडियस का पोर्शन कट करके, यानी ये बड़ा सा स्फीयर है, सॉलिड, सॉलिड है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज है ना यार, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ऑब्वियसली यार ये बात बोली नहीं जाती, कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उससे एक r2 रेडियस का स्फीयर बाहर निकाल लिया है। तो क्या लगता है कि बचे हुए हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी कि नहीं, क्या लगता है किस डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल भाई, इतना पोर्शन है, यहां कम पोर्शन है, तो उसका असर ऐसा कुछ होना चाहिए यार। ये एग्जैक्टली सेंटर ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, के अलोंग होता है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात है कि यूनिफॉर्म होती है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कैविटी, इसको कैविटी बोलते हैं, खाली जगह को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कैविटी इज यूनिफॉर्म, और दूसरी बात यूनिफॉर्म है एंड यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल कहाँ की तरफ है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है, हाँ
मैं इसको ऐसे C1 C2 वेक्टर लिख दूं, ये जो C1 से C2 की लाइन ज्वाइनिंग होगी इसके अलोंग होगा, याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अलोंग होगा, कल को कोई नेगेटिव पूछ दे तो उसकी तरफ होगा। ये एक चीज याद रखे, फैशन में चल रहा है जनरली, ये कोचिंगों के फैशन में चल रहा है, नीट के फैशन में तो नहीं चल रहा है। यस, ई के वेक्टर इसके अलोंग होगा। कभी डिराइव किया है इसको? ठीक है, तो फिर छोड़ो यार, करने की जरूरत नहीं है, हटा दे भाई। बस इतना सिंपल सा रिजल्ट है। बहुत ऐसा ना, कुछ बहुत प्लेजेंट चीजें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आती हैं तो उनके रिजल्ट फैशन में आ ही जाते हैं। तो इतनी सब कॉम्प्लेक्सिटी के बाद जब डेराइव होके आता है तो रिजल्ट बहुत प्लेजेंट है, इसलिए लोग इसको याद रखते हैं कि कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होती है ना। अभी यूनिफॉर्म फील्ड हमने केवल एक ही की वजह से पढ़ी है, पता है किसकी वजह से? लार्ज प्लेट के नियर बाई। क्या लार्ज प्लेट के नियर बाई ही एक फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आया जिसमें डिस्टेंस का कोई पैरामीटर नहीं है, बाकी हर जगह डिस्टेंस का पैरामीटर आया है, और उसके बाद ये फॉर्मूला आया है जिसमें डिस्टेंस का कोई पैरामीटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? अरे डिस्टेंस का पैरामीटर ये है, डिस्टेंस का पैरामीटर है बट यूनिडायरेक्शनल है, यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड वेरिएबल नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं, डिस्टेंस का पैरामीटर है तो वो सेंटर की डिस्टेंस है, लेकिन पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। बात क्लियर है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसमें है या तो हम, क्लियर है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जितनी होगी यहां भी उतनी होगी, यानी एक क्यू चार्ज यहां रखा जाए जितना फोर्स महसूस करेगा यहां भी उतना ही महसूस करेगा, ऐसा नहीं कि करीब आओगे तो ज्यादा, दूर जाओगे तो। बात क्लियर है? यूनिफॉर्म का यही मतलब है। हटा दे। तो ये सारे फील्ड के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, और कुछ जो नहीं भी एक आध पढ़े होंगे तो हम लोग गॉस लॉ में कवर करेंगे। बात क्लियर है? हाँ भाई, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हाँ, ये ऑप्शन होगा। किसी ने कहा है कि आर लार्ज है। हाँ, इनफाइनेटली लार्ज शीट है और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले, डी वाले। अभी भी सोच रहे हैं? अरे भाई, ये शीट राइट देगी तो ये शीट लेफ्ट देगी। भाई पॉजिटिव है तो भगाने वाली टेंडेंसी होगी, तो क्या आएगा? ये अच्छा अच्छा, लेकिन सेम नहीं लिखा ना यार, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी कॉम्बिनेशन पे है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मेरे लैपटॉप में ये लिंक रहता है सब, और केवल टॉपिक ही, सब टॉपिक लिंक रहते हैं पहले तो, ये सब टॉपिक्स हैं, उसके बाद ये पूरी फिजिक्स लिंक रहती है। अगर मैं चाहूँ तो उसी समय पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल कहीं भी पहुंच सकता हूँ। हाँ, नहीं उसमें फिर दिक्कत है, उनका लाइव टेलीकास्ट में दिक्कत आ जाता है। कहाँ लिखा जी? जनरल, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जी ही है। नहीं, मैंने एक दिन तुम लोगों को दिखाया था पूरा कि वो कॉमन पैटर्न जो पूरी फिजिक्स से एसोसिएटेड है, वो कॉमन पैटर्न जिसमें मैंने वो कंपैरिजन बेस्ड और वो सब, वो जनरल है, जिसको तुम लोग जीरो फिजिक्स नाम दिए थे, सर लोग जीरो फिजिक्स नाम दिए थे, वही जनरल है। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने ना सिर्फ मैथमेटिक्स बताई है बल्कि उसके फिजिक्स के एग्जाम्पल जगह जगह फिट किए हैं मैंने। अच्छा, एक याद आ गया यार, एक दिन मैंने क्लास ली थी बिना रिकॉर्डिंग के, तो कितने लोग क्वेश्चन किए हैं उसके? वो हो गया? कितने लोग किए हैं वो क्वेश्चन? यार वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि उस तरह का पैटर्न तुम हर टॉपिक में
दो चार 10 क्वेश्चन तो देखते ही हो। नहीं, पैटर्न की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक स्किल है जो 25% क्वेश्चन में लगती है, मतलब 25% मिनिमम नीट के क्वेश्चन में वो स्किल जरूर लगती है। हो सकता है एग्जैक्ट लैंग्वेज ना मिले लेकिन स्किल जरूर काम आएगी वो। ठीक है, तो जो लोग करे थे अटेंड वो क्वेश्चन करेंगे, बाकी लोगों को तो मैं जलाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या करना पड़ता था? एक क्लिक करना पड़ता है, इससे ये पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are imaginary lines or curve drawn through the region of space so that it's tangent at any point है। थोड़ा टेक्निकल हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सीधे बनाना शुरू करते हैं और रूल धीरे धीरे डिस्कवर करते जाएंगे, एक एक रूल समझते जाएंगे। बल्कि नोट करने के लिए तुम्हारे पास 150 किताबें हैं मार्केट में, तो एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? बेसिकली चार्ज के आसपास के इन्फ्लुएंस को एक साथ बताने का तरीका है। चार्ज के आसपास जो इन्फ्लुएंस है, किसका इन्फ्लुएंस? इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस। कौन महसूस करता है? टेस्ट चार्ज, है ना। तो अगर इस चार्ज के आसपास का पूरा माहौल किसी को व्यक्त करना है तो लाइनों के जरिए किया जा सकता है। हालांकि ये कंप्लीट बात कभी नहीं बता सकता क्योंकि हम पन्ने में ड्रॉ करते हैं, वो 2D डिस्कशन हो गया, जबकि इन्फ्लुएंस कहाँ होता है? 3D में होता है। लेकिन तो एक रफ आइडिया लग जाता है कि इसके आसपास का माहौल टेस्ट चार्ज के लिए कैसा होगा। भाई फील्ड को कौन महसूस करता है? टेस्ट चार्ज। तो हम टेस्ट चार्ज रख रख के उसके माहौल को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइनों में दिखाते हैं। ठीक है, कहीं अगर मैंने ज्यादा लाइनें दिखाई हैं, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां के मुकाबले ज्यादा है, बस ये लाइनें ज्यादा, लाइनें कम, लाइनें की डायरेक्शन क्या है उससे हमें पता चलेगा कि फील्ड राइट है या लेफ्ट है। तो ये सब बताने का तरीका है ना। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और उससे पूछेंगे कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो कहेगा कि ये चार्ज मुझे यहाँ भगाना चाहता है, तो मैंने तुरंत एक लाइन बना दी। लेकिन जैसे ही एक लाइन बना दी तो मैंने पक्षपात कर दिया। पक्षपात मतलब इससे ऐसा लगता है जैसे इसी तरफ है, तो तुरंत तुरंत यहाँ भी बना दो। फिर से पक्षपात है तो यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो। अब थोड़ा सिमेट्री आ गई नहीं? तो अभी क्या माहौल समझ में आ रहा है कि इधर 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 भगाने वाला है, लेकिन इतने से बहुत कम नॉलेज मिल रही है। तो मैंने टेस्ट चार्ज को एक बार यहाँ और रख दिया। बताओ ये चार्ज की वजह से क्या महसूस करेगा? ऐसा। लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन और बना दी तो मैंने पक्षपात कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे यहां ज्यादा है इन 3 जगहों पे। तो हमेशा सिमेट्री का ध्यान रखते हुए फील्ड लाइंस बनाना चाहिए। यहां तुरंत एक बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, ताकि माहौल एक जैसा नजर आए। तो क्या बताओ इस प्लेन में कम से कम ये चार्ज किसी टेस्ट चार्ज को कहां भगाएगा? वो भगाने से मतलब कि फोर्स कहां लगाएगा। तो ये फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? फोर्स को डिनोट करती हैं, यानी इन लाइनों के टेंजेंट के लॉन्ग वो फोर्स महसूस होगा। यहां भगाएंगी ये गलत वर्ड है एक्चुअली, क्योंकि हो सकता है वेलोसिटी कहीं और आ जाए लेकिन फोर्स फील्ड लाइंस के अलोंग होगा। ये भी हो सकता है कि जैसे मैं एक चार्ज को ऐसे फेंक दूं तो यार क्योंकि फोर्स ऐसे है तो धीरे धीरे वो टर्न करके ऐसे होने की कोशिश करेगा, लेकिन चल वो कहीं भी सकता है। बस मेरा तो ये फोर्स की डायरेक्शन है या मोशन की डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन है, या एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कह सकते हो। फ्री चार्ज छोड़ोगे तो एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, चल कहीं भी सकते हैं। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा एक्सेलेरेशन के अलोंग चलता है क्या? कहीं भी चल सकता है। परपेंडिकुलर क्या कहीं भी चल सकता है? नहीं, एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताती है। अच्छा, अगर हम किसी चार्ज के सरफेस के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं
तो यार सरफेस के बिल्कुल करीब तो बहुत लार्ज फोर्स होगा, कम से कम डॉट चार्ज के करीब तो बहुत ही लार्ज फोर्स होगा, और लार्ज फोर्स होगा तो वो चार्ज से भगाने वाला होगा। अब जब चार्ज से भगाने वाला होगा तो सरफेस से वो 90 डिग्री पे होगा। जनरली कहीं भी चार्ज होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, आउट होंगी तो भी परपेंडिकुलर होंगी, इन होगी तो भी परपेंडिकुलर होंगी। सरफेस के हमेशा कैसी रहती, परपेंडिकुलर। ये रूल बन गया है ना, कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। पहला रूल तो यही बन गया जहां घनी है। अब देखो यार, पास में घनापन ज्यादा है, पास पास है, दूर में घनापन कम कम है, दूर दूर है, तो इसका मतलब दूर में फील्ड कम है, पास में ज्यादा है। किसको डिनोट करती हैं, फोर्स को डिनोट करती हैं। तो रूल ऐसे ही बन रहा है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि टेस्ट चार्ज को भगाती हैं तो अवे होंगी। अगर यही मैं नेगेटिव चार्ज बना दूं तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, टुवर्ड्स होंगी। क्या अब ये रूल मुझे बताने की जरूरत है, बात क्लियर है ना। एक और रूल बोला जाता है कि अगर मैं कहीं टेस्ट चार्ज रख दूं, है ना, गलती से मैंने फील्ड लाइंस 2 बना दी हैं। यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स को डिनोट करती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं 2 लाइनें बना रहा हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं यहां भी फोर्स लग रहा है और यहां भी लग रहा है। तो यार एक समय पे अगर 2 लग रहे हैं मान भी लें तो नेट फोर्स किसी एक ही डायरेक्शन में लगेगा। हर चीज का नेट तो एक ही होता है, चाहे 10 फोर्स लगे उसका भी नेट एक ही होगा। तो हम 2 कैसे दिखा सकते हैं, तो फील्ड लाइंस फिर इधर दिखाना चाहिए थी। इसका मतलब कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं कर सकती। क्लियर है, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। तो ये कुछ रूल बनते जा रहे हैं, उनके मीनिंग समझ में आ रहे हैं, ठीक है, नोट करने की जरूरत है क्या, आगे बढ़ सकते हैं। तो यार एक पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आइसोलेटेड पॉजिटिव आइसोलेटेड नेगेटिव के लिए बना ली है। कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बेसिकली क्या थॉट पीछे होता है बनाने से पहले, वो हम लोग जरा सोचते हैं। एक पॉजिटिव पास पास रखा है। थॉट क्या है इसलिए बता रहे हैं, कोई नया स्ट्रक्चर आए तो हम थोड़ा फील कर पाए कि कैसे ड्रॉ करना है। ये तो रेगुलर स्ट्रक्चर है, सबने देखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, या मान लिया कहीं भी रख देते, मान लिया यहाँ रखा, तो क्या ये चार्ज अपने सेंटर से अवे भगाने की कोशिश करेगा, ये अवे भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन फील्ड हमेशा नेट को फॉलो करती है। तो यार इस वाले के ज्यादा करीब नेट आएगा या इस वाले के ज्यादा करीब, बड़े वाले के ज्यादा करीब, ऐसा आएगा नहीं, तो यार ऐसा आएगा। मैं ऐसा 1-2 पॉइंट पे और भी करूंगा तो एक रफ अंदाजा लगेगा कि फील्ड लाइन सीधे नहीं जाएंगी, दूर वाले का असर इफेक्ट कम होता जाएगा, पास वाले का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो यार एक लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, जैसे यहां टेस्ट चार्ज है, तो यार ये ऐसे भगाएगा और ये ऐसे भगाएगा, तो ज्यादा टिल्टेड किसकी तरफ होगा, ज्यादा एंगल, कम एंगल इसकी तरफ होगा, जो ज्यादा वाला है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ऐसा बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये लाइनें मैं केवल सपोर्ट के लिए बना रहा हूं ताकि मुझे एक अंदाजा लगे कि कैसा असर होने वाला है। तो एक लाइन मैंने ऐसे बना दी तो देखा जाए पक्षपात कर दिया मैंने। जैसे एक बना दी तो एक मुझे यहां बना देना चाहिए, एक मुझे यहां बना देना चाहिए, एक मुझे यहां बना देना चाहिए, तभी तो सिमेट्री आएगी। सिमेट्री का ध्यान हमेशा रखना है। एक टेस्ट चार्ज यहाँ है तो ये चार्ज कहाँ भगाएगा, लेफ्ट, यहाँ है तो राइट अवे भगाएगा। तो एक लाइन अगर यहाँ बनाई तो एक लाइन, अब यार कहीं और भी हम जस्टिफाई कराएंगे तो ये ऐसे भगाएगा, ये ऐसे भगाएगा, तो कहीं बीच में असर आएगा, है ना। यही बात हम यहाँ बना सकते हैं, यही यहाँ बना सकते हैं। तो यार ऐसे अगर हम जगह जगह टेस्ट चार्ज रख के महसूस करेंगे तो उसकी लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी। 2-3 लाइनें बनने के बाद पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। ये पॉजिटिव का है, बात क्लियर है। पास पास 2 पॉजिटिव रखे तो यार बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा है तो कैसा होगा। फिर से पहली लाइन बनाने में हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव भगाएगा, नेगेटिव बुलाएगा, तो नेट बीच में आना चाहिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर निकाल के और सरफेस पे परपेंडिकुलर इन करा के, तो हमें एक लाइन तुरंत मिल गई। जैसे ही एक लाइन मिल गई तो हम सिमेट्री का ध्यान रखते हुए एक लाइन यहां बना दें, फिर एक आध जगह और बनाने की कोशिश करें, तो वैसा ही स्ट्रक्चर समझ में आएगा। यहां बनाए तो पॉजिटिव,
भगाएगा, यहां बनाए तो नेगेटिव बुलाएगा, है ना। तो एक रफली आइडिया हमें लगने लगेगा और फिर ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा कैसी लाइनें बनाना है। पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। क्या ये देखे हुए फील्ड लाइंस हैं? तो ना देखे हुए वाले जरा आंसर प्रिडिक्ट करें। ये हटा दे भाई। अच्छा, एक रूल और, मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के अंदर सर्कस आ जाए तो बच्चे भागते हैं और यहां जमा हो जाते हैं, और जमा होते हैं तो इधर पॉजिटिव छोड़ के आते हैं। तो किसी भागते हुए बच्चे से पूछा जाए तो कहेगा हम सर्कस अट्रैक्ट कर रहा है और अंदर के पेरेंट आयंस हमें बुला रहे हैं और ये बच्चों की भीड़ हमें रिपेल कर रही है। तो यानी इसमें अट्रैक्शन भी है और थोड़ी ही देर में अंदर का माहौल ऐसा हो जाता है कि नेट फील्ड क्या हो जाती है, यानी नेट फोर्स लगना जीरो हो जाता है। नेट फोर्स मतलब कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अगर इसका किसी बैटरी से कनेक्शन नहीं है तो फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। और अगर फील्ड जीरो है तो हम लाइनें क्यों दिखाएंगे भाई? लाइनें किसको दिखाती है? इन्फ्लुएंस को। और अगर इन्फ्लुएंस अंदर है ही नहीं तो फील्ड क्या दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो इन सारे रूल को दिमाग में रख के कुछ डिसीजन लेना है। देखिए कितने लोग सही फील कर पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ा तो कई बार है। ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले हाथ उठाएं। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। पढ़ ले जल्दी। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले, डी वाले। यार ए और बी पर बराबर घनापन है और सी बी पे सबसे कम घनापन है, मतलब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बताएं जरा। ये जहां जहां गोले बने हैं वो चार्ज हैं। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले। तो सबकी फीलिंग मैच कर रही है, सी सही आंसर है। ये दो वाला जो अभी पढ़ा था वैसे ही तीन वाला है। यहां कहीं रखोगे तो सब भगाने की कोशिश करेंगे, यहां कहीं रखोगे तो सब भगाने की कोशिश करेंगे, और गोला नहीं बन सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कभी गोला नहीं बन सकता, इसलिए वो गलत है। ठीक है। अच्छा, सरफेस से देखो इन्होंने 90 डिग्री का भी ध्यान रखा है। ये पहले आया हुआ, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 90, और बहुत पहले का आया हुआ है, इसलिए नीट में आने के चांसेस हैं, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकती है ना। यहाँ देखो यार, सब जगह 90 डिग्री का ध्यान रखा गया है ना, वहां नहीं रखा गया। ठीक है, चलो यार इसका जवाब दें। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले, सब एक मत है यार। परपेंडिकुलर इन, परपेंडिकुलर आउट, और शेल के अंदर, आई मीन कंडक्टर के अंदर जीरो। देखो यार, यहाँ सब जगह कंडक्टर, इन दोनों में कंडक्टर के अंदर फील्ड बना दी है, तो ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का ख्याल नहीं रखा गया है, तो कोई ना कोई रूल डिस्ट्रॉय होगा, तो हम समझ जाएंगे ये नहीं हो सकता, है ना। ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स हमने सारी चर्चा कर ली इतनी देर में। ठीक है, अभी क्या है, हम इतनी देर से ई के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइनें ड्रॉ कर रहे थे, अभी अभी लाइनें ड्रॉ कर रहे थे। तो अगर हमें किसी खास जगह पे ई का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हम अगली बात क्या करेंगे, यार ई का फॉर्मूला पता है तो वहां रखे क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात कर सकते हैं। और फिर फोर्स की बात शुरू हो गई तो पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स से शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं कह दूं, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि, फेमस नहीं है, मैं नॉन फेमस बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज एम मास का रख दिया गया सेंटर पे,
और वो ऐसे ही रेस्ट पे रुका हुआ पाया गया। ठीक है, ग्रेविटी है, मतलब जमीन पे एक कटोरा रखा है, कटोरा में चार्ज है और चार्ज सरफेस पे है, उसके सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज को जो एम मास का था ऐसे रोक दिया गया। तो वैसे तो लोग जादू कहेंगे, लेकिन है क्या? विज्ञान। क्या क्या बता, इस कटोरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? सेंटर से ऐसे की तरफ। तो इसको क्या बताओ, Q इंटू ई ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। अच्छा, अब इनमें से पता नहीं क्या अननोन हो जाए, कोई एक अननोन होगा, निकालना पड़ेगा। ई का पर्सनल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है किसी कटोरे की वजह से? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। तो बस अब दोनों को इक्वल कर दो, कोई एक अननोन होगा निकल के आ जाएगा, जो भी अननोन होगा, है ना? क्या समझ गया? तो अब जैसे इस कटोरे के साथ ये हुआ है, तो ऐसे किसी भी शेप के साथ इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि नहीं? अरे कल को प्लेट रख दे, चार्ज छोड़ दे, नहीं, ऐसी बातें हो सकती। तो यार किसी की ई का यूज करने के लिए बस एक सिंपल सी बात करना है कि फोर्स का क्वेश्चन बना दो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करने के लिए उसका फॉर्मूला उठा दो, तो एक कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। और इसके तुम अनलिमिटेड क्वेश्चन सोच सकते हो, अनलिमिटेड क्वेश्चन। अरे जितने शेप पढ़े हैं हर शेप को नीचे रख दो और क्वेश्चन बना लो, नहीं बना सकते? अरे रिंग लिटा के रख दो, उसकी एक्सिस पे चार्ज छोड़ दो, नहीं। तो यार अनलिमिटेड संभावना है, लेकिन फैशन नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। लॉज ऑफ मोशन अलग पढ़ा है तुमने और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग पढ़ा है, तो उसके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पता नहीं कितने तरह से बना दे। अनलिमिटेड संभावना है। मैंने एक शेप छू के बताया है, ऐसे कितने शेप तुमने पढ़े हैं जिनकी वजह से ई का फॉर्मूला पढ़ा है, तो एफ को लगा के कुछ भी जोड़ा जा सकता है, नहीं। जैसे मान लिया ये लार्ज प्लेट रखी है, यहां एक ट्रैक है जिसमें क्यू चार्ज है, एम का मास है, म्यू का फ्रिक्शन है, और ये ब्लॉक जस्ट खिसकने ही वाला है, इसमें सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो बस क्या करना है, क्या इस पे क्यूई का फोर्स लगेगा और यहां जस्ट खिसकने वाला है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन लगेगा और दोनों को इक्वेट कर देंगे। यार ये लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन है। यहां आ गया, ई की जगह क्या लिख दोगे? लार्ज प्लेट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब कोई एक अननोन होगा, सॉल्व होके आ जाएगा। यार ये मैं केवल दुनिया दिखा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। ये सब तुमने टैकल किया। पहले एफ दिया जाता था एजेंट का, अब क्यू ही दिया जा रहा है, तो क्या नहीं कर लेंगे? बात क्लियर है? अच्छा, अब ई किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी अरेंजमेंट की वजह से हो सकता है, या ई का नाम ही ई दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। जनरली ई का नाम ई दिया जाता है तो ई यूनिफॉर्म ही लेते हैं, मतलब यही फैशन में चल रहा है ना? तो मैंने कहा यार यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यार तो क्वेश्चन में है ही नहीं। मैं बनाया था एक क्वेश्चन, ओके, पता नहीं कहाँ गया। चलो, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहां पर एक फ्लोर बनाया है, एक दीवार बनाई है, ठीक है? एक फ्लोर है, एक दीवार है, और यहाँ पे एक Q का चार्ज M मास का ब्लॉक रखा है, इसमें चार्ज भी है और मास भी है। ये दीवार इलास्टिक है, इलास्टिक समझते ना? और यहां से D डिस्टेंस की दूरी पर यह दीवार है। तो पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक just before hitting the wall, just before hitting the wall, दीवार को हिट करने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टाइम टू हिट द वॉल, कितना टाइम लगेगा? तीसरा, कि क्या है कि ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से आ गई किसी कारण से, राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे,
ठीक है, तो क्या राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे तुरंत फोर्स लगना शुरू होगा। ई की यूनिफॉर्म फील्ड है यार, यूनिफॉर्म फील्ड है ई की, है ना। तो जैसी फोर्स लगना शुरू होगा तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन आएगा, तो फिर धीरे धीरे वेलोसिटी डेवलप होगी। तो देखा जाए तो बात शुरू हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और अब हम कहाँ आ गए, अरे पहले लॉज ऑफ मोशन में आए फिर काइनेमेटिक्स में आ गए। जल्दी जल्दी तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है, जिसका हो जाए बुला के दिखा सकते हैं। बाकी लोगों को मौका दिया करो यार, बुला के दिखा दिया करो ना भाई, मैं तो आ जाता हूँ वहां तक, तार भी पहुंच जाता है। नहीं यार, ये स्मूथ 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 फ्लोर है, ठीक है। अच्छा ग्रेविटी कंसीडर करोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई डिस्कशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये पूछ सकते थे फ्रिक्शन करना है कि नहीं, तो जब फ्रिक्शन ना लिखा हो तो नहीं करना है। टाइम अंडर रूट में आया है तुम्हारा, या डी के टर्म में आया है। ओके ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, और क्या यही लगाया तुमने, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया है। वी आ चुका था। अच्छा v आ चुका था इसलिए उसका यूज किया है, ठीक। तो यार पहली चीज तो इस पे तुरंत जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगी तो इसमें QE का फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा, यानी आगे पीछे जाने पर भी फोर्स बदलेगा नहीं। तो यार एक्सेलेरेशन होता है F/m, यानी कितना QE/m। तो अगर E नहीं बदलेगा तो एक्सेलेरेशन नहीं बदलेगा, और जब एक्सेलेरेशन फिक्स हो तब तो यार पूरी काइनेमेटिक्स वैसे ही खुल गई यार। कितने लोगों का हो गया यार पहला क्वेश्चन। अगर हमें ये बताना है कि कितनी स्पीड से ये ब्लॉक टकराएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यार, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है, कुछ नहीं दिया जाए मतलब रेस्ट पे है। a की जगह कितना QE/m और s की जगह d, और क्योंकि यहाँ v स्क्वायर था तो ये अंडर रूट, कितने लोगों का v आ गया यार, ठीक है। टाइम लाना है तो v इक्वल टू यू प्लस 80 के, अच्छा मुझे ये लग रहा है कि हम एक बार में करने की सोचें यार, क्यों हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। s की जगह d, a की जगह QE/m, t लाना है तो आ गया यार t। यार बात वही है, लेकिन ऐसा है कि ये जुड़े हुए क्वेश्चन थोड़ी तुमसे कोई पूछेगा, तुमसे या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, तो ये पूछा जाएगा तो तुम दो फॉर्मूले क्यों लगाओगे, मेरा ये कहना। तब वो याद आ जाएगा, ठीक है, मतलब आदत वो बनाओ, क्योंकि हम लोग जो आदत टेस्ट के दौरान बनाते हैं जनरली टेस्ट एग्जाम में भी वही करते हैं। एग्जाम में कोई इधर इधर उधर ज्यादा करने का स्कोप ही नहीं होता, जैसी आदत बनी वही वहां रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ ऑसिलेशन होगा क्या ब्लॉक का, यार ये टकराएगा जिस वेलोसिटी से, क्योंकि इलास्टिक बॉल है तो उसी वेलोसिटी से वापस जाएगा। तो जिस अंदाज में ये स्पीड अप किया था उसी अंदाज में वो स्लो डाउन होके फिर रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि जिस एक्सेलेरेशन ने उसको स्पीड अप किया था वही एक्सेलेरेशन स्लो डाउन करता है। जब ऐसा होता है तो मोशन एकदम सिमेट्रिक होता है। तो अगर तुम यहां से यहां तक का टाइम सोच पा रहे हो तो वही एक्सेलेरेशन उसको रोक रहा है, तो उसका डबल कर देना है। तो क्या हम ये टाइम निकाल चुके हैं, है ना। तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टाइम। बात क्लियर है। तो यार देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लॉज ऑफ मोशन में गए थे और इतने सारे क्वेश्चन का खजाना दिखा था, और अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लॉज ऑफ मोशन में गए, फिर काइनेमेटिक्स में आ गए, तो तुम्हें एक और खजाना दिखने लगा है कि हर जगह जहां फ्रीली अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन होते थे वहां कहते ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सोचो यार नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रेविटी नहीं है, तो क्या वहां एक एक्सेलेरेशन आएगा QE/m का। तो हर जगह जहां जी वाले क्वेश्चन होते थे वहां QE/m रख के पूरा प्रोजेक्टाइल, पूरी काइनेमेटिक्स इनके साथ जोड़ी जा सकती है। तो क्वेश्चन फिजिक्स में अनलिमिटेड संभावना है यार, है ना। बस कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है। इसलिए कोई अगर ये सोचता है कि
फिजिक्स में क्वेश्चन का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टॉक नया नया निकलता जाएगा। क्वेश्चन कभी, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट ही नहीं हो सकती। मतलब आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद भी लोग नया क्रिएटिविटी ढूंढ लेंगे, नई लैंग्वेज ढूंढ लेंगे। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट में कमांड करना जरूरी है कि नई कुछ सिचुएशन को हम रिएक्ट कर पाए। बात क्लियर है? तो एक और चीज रह गई है, जल्दी से मैं बता देता हूं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे टॉर्क क्या होता है? गुड। तो फिर क्या खैर, तो यार इस पॉजिटिव चार्ज पे क्यूई का फोर्स राइट लगेगा और निगेटिव पे, यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव को लगने वाला फोर्स बताती है तो निगेटिव को उल्टा लगेगा। और फोर्स की वजह से टॉर्क आता है। टॉर्क क्या होता है? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा के एंगुलर पोजीशन पे टॉर्क लिखने का फैशन है। अच्छा, इस पोजीशन पे टॉर्क जीरो होगा, भाई फोर्स तो लगेगा लेकिन वो सीएम से पास कर रहा है, और जब सीएम से पास करता है तो रोटेशन टेंडेंसी नहीं होती है। यार फोर्स लगे और सीएम से हट के लगे तभी टॉर्क आता है। ठीक है, तो अब टॉर्क होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स क्यू ही है, आर परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट घूम रहा है उससे तय होगा यार, है ना, है ना। ये आर परपेंडिकुलर है, या तुम इसका लाइन ऑफ एक्शन बना दो तो ये आर परपेंडिकुलर, एक ही बात है। कितना है यार? अगर इसकी आधे की लंबाई एल है तो ये लंबाई आएगी एल साइन थीटा, तो टॉर्क हो जाएगा यार, इसका आएगा क्लॉकवाइज कितना, एफ इंटू एल साइन थीटा, और इसका इसका भी क्लॉकवाइज आएगा, उतना ही आएगा, तो सीधे एक का निकाल के डबल कर देंगे यार। ठीक है यार, कितना होगा? टॉर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ है क्यू ई, आर परपेंडिकुलर है एल साइन थीटा, और क्योंकि ऐसा ऐसा डबल है तो होगा क्यू इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा, तो ये क्या बन गया? पी साइन थीटा। और क्यू की पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, निगेटिव से पॉजिटिव, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा उनके बीच का एंगल है, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? पी क्रॉस ई से, जो डायरेक्शन भी जस्टिफाई करे। तो तुमने देखो है जरा कि अगर मैं पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ हवा करते हुए चलूं तो टॉर्क का सही सेंस आ रहा है, घूमने की टेंडेंसी आ रही है यार, ये सेंस होता है, और डायरेक्शन टॉर्क की अंदर बोली जाएगी। बात समझ रहे हैं? सेंस काम की चीज ये है, और डायरेक्शन हमेशा कहां बोली जाएगी? अंदर। क्या ये काम ई क्रॉस पी करके बन सकता है? नहीं, तो पी क्रॉस ई ही चलेगा, ई क्रॉस पी नहीं चलेगा। तो अब यार तुम्हारा होमवर्क क्या है? ये जो पहला सेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, अप टू 71 क्वेश्चंस पूरे करके आना है, और अगली क्लास में हम लोग गॉस लॉ करेंगे, है ना, फ्लक्स वाला डिस्कशन, गॉस लॉ, और कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में गॉस लॉ खत्म हो जाए। क्या क्या होगा तो पता चल जाएगा। किसने हिंट किया है? हाँ, मैं ग्रुप में बता दूंगा।